सर कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है जी, स्टार्ट कोई करते नहीं हैं। था। देन हमारे पास अब है क्वांटाइल्स हैं। क्वांटाइल्स में आपके पास जैसे आपने कभी एनटीएस का कोई एग्जाम दिया हो तो आपके पास आगे परसेंटाइल लिखी होती है, परसेंटेज नहीं लिखी होती बल्कि परसेंटाइल लिखी होती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कैसे एवेलुएट करते हैं, वो कैसे लिखा होता है, एक तो वो इसमें डेवलप करेंगे। और एक होते हैं डिसाइल और क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स क्या होते हैं ये डिफाइन होगा किसमें, क्वांटाइल्स में। क्वांटाइल्स आपने क्वांटिफाई करनी होती हैं चीजें। आपने सबसे बड़ी वैल्यू को रेफरेंस रखते हुए चीजों को क्या करना होता है, क्वांटिफाई करना होता है। Sometimes our interest is to know the position of an observation relative to the others in the data set. ये असल में है क्या कि आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि आपकी जो वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी पोजीशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किसकी रिस्पेक्ट से, किसी एक वैल्यू की रिस्पेक्ट से। इधर यू आर गोइंग टू टेक योर मिनिमम वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू, वो डिपेंड करता है कि आप किसको रेफरेंस वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रुप स्टूडेंट हाइट डाटा ऑफ एग्जाम्पल 2.1, we may be interested to know the percentage of student having height less than some specified value. तो हम ये कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों की हाइट 5.6 से कम है। तो इस तरह की चीजें जब आपने मेजरमेंट करनी हो तो आपके पास जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्वांटाइल्स। ठीक है जी। द मेजर यूज फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स। यानी आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है या क्वांटिफाई करना है, इन दोनों में से कोई एक चीज आप कर रहे होते हैं। दीज आर यूजुअली कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। दो तरह के आपके पास, बल्कि आप इसको तीन तरह की ट्रीट करें। क्वांटाइल्स होती हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स। और द सेकंड वन इज डिसाइल्स, डिसाइल्स होते हैं। और उसके बाद परसेंटाइल्स होते हैं। अब ये क्वार्टाइल्स और जो डिसाइल्स हैं इनको आपने एक ही टाइप में क्यों लिखा है, इसकी रीजन ये है कि क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स को फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो सेम है, और परसेंटाइल में जो रेफरेंस वैल्यू है वो आपकी असल में चेंज हो जाती है, यानी इसको फाइंड आउट करने का मेथड और है। तो क्वार्टाइल्स की अगर बात करें, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज इन द ऑर्डर स्टैटिक्स। ऑर्डर स्टैटिक्स यानी आपने ऑर्डर में लिखना है। इधर यू आर गोइंग टू राइट इट एज इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने डाटा को लिखना होता है। उसके बाद आप क्वार्टाइल्स को वैल्यूएट करते हैं। In the order statics that divides the data into four equal parts, चार equal parts में divide कर दे डाटा को। These are the first there are the first quartile, second quartile that would be the median of the data, and third quartile Q3, Q1, Q2 और Q3। अगर Q1, Q2, Q3 में डिवाइड करें, तीन क्वार्टाइल्स में आप डिवाइड करें तो आपके पास कैसे आता है। अगर मैं इसको लिखूं, यानी हमारे पास एक डाटा है, डाटा की एक लाइन है, जो एक बड़ी लाइन हमने ड्रॉ की है। उसमें हमारे पास जो पहले वाला बनता है क्वार्टाइल, उसको मैं Q1 लिखता हूँ। उसके एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपके पास Q2 आता है और फिर आता है आपके पास Q3। तो आपके पास अगर यहाँ पे एक लाइन हो, पूरी की पूरी बड़ी लाइन हो, तो पहली वैल्यू यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक Q1 होगा, Q1 से लेके Q2 तक होगा डाटा का दूसरा पोर्शन, और Q2 से लेके Q3 तक होगा आपके पास डाटा का तीसरा पोर्शन। और जो चौथा पोर्शन होगा वो आपका Q3 से लेके डाटा की एंड पोजीशन तक होगा, आखिरी वैल्यू तक होगा। तो डाटा एक, दो, तीन और चार हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं। और क्वार्टाइल की तादाद कितनी होती है, क्वार्टाइल की तादाद तीन होती है। तीन होती है, चार नहीं होती। Q1, Q2 और Q3 होती है। उसकी रीजन ये है कि जो साइड वाले दो हैं वो आपके पास क्या आते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज के केसेस आते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू स्टार्ट में होगी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एंड पे होगी, जो गवर्न करेगी आपके पास क्वार्टाइल्स की लिमिट को। ठीक है जी, यहाँ तक अगर समय लगी है तो फिर आगे चलें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज लिखी हुई है कि Q2 इज बेसिकली द मीडियन। तो दरमियान वाली वैल्यू आपके पास Q2 बनती है। कैसे बनती है, Q2 से इस तरफ देखें डाटा का कितने पोर्शन है, डाटा का पोर्शन है जी एक और दो। और Q2 से राइट साइड पे देखें, एक पोर्शन यहाँ पे है और एक पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है जी। तो एक आपके पास पोर्शन आ गया, दो पोर्शन आ गए लेफ्ट साइड पे और दो ही पोर्शन आ गए राइट साइड पे। तो डाटा क्या होगा जी, इक्वल
डिस्टेंस में डिवाइड हो गया, इक्वली डिस्टेंट डिवीजन आ गई डाटा की, तो मीडियन आपका क्या होता है, जो आपको आपके डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, वो वैल्यू आपकी मीडियन कहलाती है। इसलिए Q2 को आप मीडियन भी ट्रीट करते हैं। तो जो सेकंड क्वार्टाइल होता है उसको आप मीडियन के तौर पे भी ट्रीट कर रहे हो। The first quartile, also known as lower quartile, is the value of the order statics that exceeds 1/4 of the observation and less than the remaining, that is 3/4। चार टोटल हिस्सों में डिवाइड किया तो 1/4 तक जो आपके पास एक्सीड कर रही वैल्यूज हैं वो इसमें काउंट होती हैं, और रिमेनिंग 3/4 से ही इसकी लेस ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है जी। दी सेकंड क्वार्टाइल इज द मीडियन एंड द थर्ड क्वार्टाइल नोन एज अपर क्वार्टाइल। एक लोअर क्वार्टाइल हो गया, एक मीडियन हो गया और एक अपर क्वार्टाइल हो गया। Q3 is your upper quartile, is the value in the order statics that exceed 3/4 वैल्यू। इससे पहले आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, डाटा का तीसरा हिस्सा इससे पहले होता है और एक हिस्सा इसके बाद, ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा इसके बाद होता है। ठीक है। In case of ungrouped data, the quartiles are calculated by splitting the order stat at the median and calculating the median of the two halves. If n is odd, the median can be included in both halves. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा के केस में आपने करना क्या होता है, आपने वैल्यूज को किया अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आपने वैल्यूज को कर लिया जी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। आपने सबसे पहले करना है फाइंड आउट मीडियन, और मीडियन हमारा किसके इक्वल होता है, Q2 के इक्वल होता है। मीडियन आपका Q2 के इक्वल होता है। अगर मैं इसके ऊपर आपके पास ड्राइंग प्लॉट करूं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें क्वार्टाइल्स की ही, और ये अगर आपके पास एक लाइन है डाटा की, एक्सट्रीम वैल्यूज की लाइन है, यानी डाटा आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक आ रहा है। यहाँ पे आपके पास है जी मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा, और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू है डाटा। ये मिनिमम वैल्यू है और इस एंड पे आपके पास क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू है डाटा। अब हम क्वार्टाइल की बात करें तो क्वार्टाइल असल में करता क्या है, क्वार्टाइल आपका चार इक्वल डिस्टेंस में आपके डाटा को क्या कर देता है जी, डिवाइड कर देता है। फर्स्ट क्वार्टाइल आपका लेट्स सी यहाँ पे आता है, सेकंड क्वार्टाइल आपका आएगा जी यहाँ पे, जो डाटा के दरमियान वाली वैल्यू है, ये Q2 आ गया और ये आपका आ गया जी Q3। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया Q1, ये आ गया आपके पास Q2 और ये आ गया आपके पास Q3। ठीक है जी, ये डाटा की मैक्सिमम ये डाटा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। पहला क्वार्टाइल यहाँ पे आता है, सेकंड यहाँ पे आता है और थर्ड यहाँ पे आता है। सेकंड क्वार्टाइल को आप क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, दरमियान वाली वैल्यू कहते हैं डाटा। ठीक है जी। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने क्वार्टाइल्स अगर फाइंड आउट करने हो तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले Q2 इवैल्यूएट करते हैं। Q2 इज बेसिकली व्हाट, Q2 इज बेसिकली योर मीडियन, और मीडियन के लिए आपके फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपने इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हैं, जिसमें आप करते क्या थे कि मीडियन अगर ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा के लिए निकालते थे, अगर अनग्रुप डाटा हो तो अनग्रुप डाटा के लिए आप किस तरह से निकालते थे, मीडियन आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपका डाटा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होके मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, और एक आपके पास एक मिनिमम वैल्यू से लेके दरमियान वाली वैल्यू तक जा रहा है डाटा का हिस्सा, और एक डाटा का पोर्शन जो है वो मीडियन से यानी दरमियान वाली वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। ये दो इक्वल हिस्सों में क्या है, आपका डाटा हो गया डिवाइड। अब अगर आपने Q1 और Q3 इवेल्युएट करना हो तो अगर हम पहले Q1 की बात करें तो Q1 आपके पास क्या होगा, Q1 आपके पास होगा जी
Q1 would be equal to median of first half portion of the data. Q2 आपका होगा जी, आपने मीडियन ही इवेलुएट करना है, लेकिन फर्स्ट पोर्शन आपके पास जो आ रहा है, फर्स्ट हाफ पोर्शन, ठीक है जी। फर्स्ट हाफ पोर्शन आपके पास यहाँ से लेके Q2 तक है ना। तो इन दोनों का अगर आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं, आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी Q2 जब आप निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू भी आपके पास होगी। तो अगर आपने Q1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों का मीडियन ले लेंगे, इनकी दरमियान ये हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने Q1 अगर निकालना है तो मीडियन होगा फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा। तो जो आधा हिस्सा पहले आपके डाटा का बना है उसका आप क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे, तो वो आपके पास Q1 की वैल्यू होगी। अब अगर आपने Q3 निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, रोल नंबर 19 बताएंगे। 19 रोल नंबर। जी सर। Q3 अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? सर Q2 के दरमियान वाली वैल्यू निकालेंगे सर। Q2 और किसके? सर मिनिमम से Q3 के दरमियान तक निकालनी है। नहीं, ये तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने Q3 निकालना है, तो Q3 कैसे निकलेगा? आपने बताया जी दरमियान वाली वैल्यू निकलेगी, यहाँ तक आप ठीक है, लेकिन किस किस के दरमियान वाली वैल्यू निकलेगी? Q2 और Q3 के दरमियान में सर। Q3 तो निकालना है ना। Q Q3 सर निकालना है। Q3 वैल्यूएट करना है ना, थर्ड क्वार्टाइल जो अपर क्वार्टाइल होता है उसको सर Q3 कहते समझ हैं। नहीं लग रही। तीन तरह के क्वार्टाइल, Q1 Q2 और Q3। आप लेक्चर सुन रहे थे? यस सर सुन रहा हूँ। तो फिर ये एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए था। तीन वैल्यूज जो आपके डाटा को चार हिस्सों में डिवाइड करना है। एक, दो, तीन और चार पोर्शन। पहला आपका पोर्शन मिनिमम वैल्यू से Q1, Q1 से Q2, थर्ड पोर्शन Q2 से Q3 और Q3 से Q मैक्सिमम, सॉरी वैल्यू मैक्सिमम जो आपके डाटा की होती है वहां तक इसका चौथा पोर्शन होता है डाटा। अब अगर आप Q2 निकालना है तो दैट वुड बी द मीडियन ऑफ योर डाटा, और Q1 आपके पास क्या होगा, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा। फर्स्ट हाफ पोर्शन आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, मिनिमम वैल्यू से लेके Q2 तक होता है। और अगर Q3 निकालना चाहे तो आपके पास मीडियन होगा, यानी दरमियान वाली वैल्यू होगी। किस चीज की वैल्यू? आंगली रोल नंबर 38 बताएं। 38, 38 रोल नंबर। सर Q1 से Q3 तक। Q3 कैसे निकलेगा? हाँ जी बताएं, Q3 कैसे? रोल नंबर 38। सर Q1 से Q3 तक। से Q3 के दरमियान वाली वैल्यू निकालेंगे तो Q3 निकल आए, और Q3 आपको पता नहीं है लेकिन आप उसको रेफरेंस रख सकते हैं ऐसे।
ये बताएं ऐसे ही है या नहीं, ऐसे नहीं होता? हाँ जी, 38 रोल नंबर बताएं। जी सर। यानी अगर कोई चीज अननोन है तो आप उसको रेफरेंस रख सकते हैं। जी सर। ये कहाँ से पढ़ा है आपने? सर कंफर्म नहीं है। रोल नंबर 70 आप बताएं। 70 रोल नंबर। हाँ जी, 70 रोल नंबर। Q3 कैसे वैल्यूएट करें? 70 रोल नंबर इज नॉट देयर। 77 सर रोल नंबर। सर क्यू टू जो है वो बैक से। जी, ये बताएं, दोबारा बताएं। सर जो क्यू टू हाँ, वैल्यू है वो मैक्स है। Q2 की वैल्यू क्या है? मैक्स। एक्सक्यूज मी मैक्स है। सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर यहाँ पे जो Q1 है इसमें आपका कहने का मतलब ये है ना कि Q1 जब हम फाइंड करेंगे तो ये जो मिनिमम है यहाँ से लेके मतलब मीडियन तक, जी मतलब Q2 तक, जी। मतलब इसका मतलब ये है ना। तो जो Q3 होगा तो फिर वो Q2 से लेके मैक्सिमम तक होगा शायद। क्या होगा उसका? इन मतलब दोनों क्यू वैल्यूज का क्या थ्री होगा? Q3 फाइंड होगा ना। क्या होता है वो? कैसे फाइंड आउट करें? मतलब आप पूछ रहे हैं ना Q3 कैसे फाइंड होगा, तो Q2 से लेके मैक्सिमम तक शायद। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं बताऊं। जैसे एक आपने मिनट Q1 रुकें। तक किए। एक मिनट रुकें आप। 38 रोल नंबर जो है ना वो म्यूट करें अपना आप। हाँ जी, 70 रोल नंबर आप बताएं। रोल नंबर 70। 70 कंटिन्यू करेंगे जी। जी सर। जी बताएं। सर जो क्यू टू है ये मीडियन है। मीडियन है, ठीक है। Q3 हमने वैल्यूएट करना है। Q3 कैसे निकलेगा? रोल नंबर 77 बताएंगे। 77। हेलो। जी बताएं। सर ये मिनिमम से आएगी क्यू टू तक। Q2 तक आएगा तो क्या होगा? वो कौन सा मीडियन होगा? इन दोनों का अगर मीडियन देंगे तो वो कौन सी वैल्यू होगी? सर वो क्यू थ्री की वैल्यू होगी। इन दोनों के दरमियान Q3 कहीं पे लाई कर रहा है, मिनिमम वैल्यू और Q2 के दरमियान। नो सर। तो फिर Q3 कहाँ से आ जाएगा? रोल नंबर 12 बताएं जी।
सर हम लोग Q3 जो है वो Q2 एंड मैक्सिमम वैल्यू के का मीडियन है, और ये हम लोग Q2 से और मैक्सिमम के मिड में फाइंड करेंगे मीडियन, एज अ मीडियन मीडियन ऑफ Q3। सेकंड हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा। ये बात ठीक है या गलत है? रोल नंबर 49। जी सर। सर 49 एक बार बात रिपीट करना। मीडियन ऑफ सेकंड हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा। जी सर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मीडियन है Q2 से लेके मैक्सिमम तक, जैसे Q1 मीडियन है मिनिमम से लेके Q2 तक। ठीक है जी। रोल नंबर 12 और 49 आप लोगों ने दोनों ने ठीक बताया और बाकियों ने किसी ने नहीं बताया। हालात आप लोग अपने देख लें। सर लास्ट में मैं भी तो यही कह रही थी। लेकिन आप ये नहीं बता रही थी ना कि निकालना क्या है। आपने मीडियन निकालना है इन दोनों के सर मैंने दरमियान ना। मैंने आपको बताया था कि Q3 फाइंड कर रहे हैं। Q3 कैसे निकलेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कैसे निकलेगा। Q3 तो फाइंड आउट करना है हमने, ये तो हमारी डिजायर है ना। लेकिन ये निकलेगा कैसे? आपने मीडियन का फार्मूला लगाना है किन दो वैल्यूज के दरमियान, मैक्सिमम वैल्यू और Q2 वैल्यू के दरमियान, फिर आपका Q3 निकलेगा। सर एक्चुअली मुझे ना क्वेश्चन 1 वाली जो है ना Q1 वाली स्टेटमेंट नहीं समझ आई थी, तो मैंने जब वो देखी ना तब मुझे वो थोड़ा आइडिया हुआ सेकंड थर्ड वाली का Q3 का। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ लगी तो अभी भी बता दें, मेरे ख्याल में तो समझ आनी चाहिए। जी सर आ गई है समझ। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास था क्वार्टाइल का केस। क्वार्टाइल में आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं डाटा को और Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं। Q2 आप सबसे पहले निकालते हैं। Q2 निकालने के लिए आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा को रेफरेंस रखना होता है और उसका मीडियन निकालना होता है। फिर आपने बाकी Q1 और Q3 कैसे निकालना होता है। Q1 निकालने के लिए आपने मिनिमम वैल्यू और Q2 के दरमियान मीडियन निकालना है, और Q3 निकालने के लिए आपने Q2 और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान मीडियन निकालना है। ठीक है जी। तो ये फार्मूलाज हैं जो आप डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल है 3.16 जिसमें इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ। आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 5। तो आपके पास सिंपल जो मीडियन निकलेगा वो आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी थर्ड वैल्यू। जब आप डाटा को अरेंज कर लेंगे 94.50 आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। और ये किसके इक्वल होता है, Q2 के इक्वल होता है। जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रेफरेंस रख के मीडियन निकालें तो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है Q2। अब अगर आपने Q1 निकालना है, दैट वुड बी द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज। फर्स्ट 3 वैल्यू से मुराद यहाँ पे आपके पास आप बेहतर ये है कि दैट वुड बी द मीडियन ऑफ द मिनिमम वैल्यू एंड Q2। that would be the minimum that would be the median of Q2 and minimum value। क्या आपके पास क्या होगा, Q1 होगा। और Q3 निकालने के लिए मीडियन का फार्मूला वही होता है। आपके पास यहाँ तक कितनी वैल्यूज बन रही हैं Q2 तक, 1 2 3 3 बन रही हैं, तो 3+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपके पास ये आ जाएगी सेकंड वैल्यू, ये वाली जो 88.03 है, ये आपके पास Q1 होगा। और अगर आप मीडियन की बात करें, Q3 की बात करें तो वो होगा आपके पास, यानी क्वार्टाइल नंबर 3 की बात करें तो वो होगा मीडियन ऑफ Q2 एंड मैक्सिमम वैल्यू। Q2 से लेके मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या बन रही हैं, Q2 से लेके मैक्सिमम वैल्यू आपके पास बन रही हैं जी, लास्ट 3 वैल्यूज बन रही हैं, 1 2 और 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, और प्लस आपके पास कितना आ रहा है, ये थर्ड वैल्यू है आपके पास। और आपके पास ये कितनी वैल्यू आ रही है, फिफ्थ आ रही है। तो 3+5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास इन दोनों का मीडियन आ जाएगा। 3+2 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो आपके पास फोर्थ वैल्यू आती है डाटा की, वो आपके पास क्या होता है, 94.90। ये दरमियान वाली वैल्यू Q3 आपके पास होगा। Q3 निकालने के पास आपके पास क्या है जी, मीडियन आपने निकालना है।
Q2 और मैक्सिमम वैल्यू। अगर ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा के केस में आपके पास फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला आपके पास Q1 निकालने का है। पहले जब हम मीडियन निकाल लेते तो मीडियन में हम क्या करते थे, n/2 करते थे। जब हम मीडियन को वैल्यूएट कर रहे होते थे तो यहाँ अंदर आपके पास क्या होता था, n/2 होता था इस पोजीशन के ऊपर, n/4 की बजाय n/2 होता था। लेकिन चूंकि आप डाटा को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका डाटा जो है उसका जो पहला आप Q1 निकालेंगे वो 1/4 होगा। फिर उसके बाद जो Q2 निकालेंगे उसमें 2/4 हो जाएगा। जब आप Q3 की बात करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है ग्रुप डाटा का केस। बाकी फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ अंदर वाली ये जो n के साथ आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है फ्रैक्शन की, ये चेंज हो जाती है। n के साथ आपके पास पहले वाले क्वार्टाइल में 1/4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2/4 सेकंड क्वार्टाइल के लिए, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए आपके पास क्या होगा, 3/4 होगा। बाकी आपके पास यहाँ पे गिवन है L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 और Q3 अगर आप निकालना चाहें कि कहाँ कहाँ पे होंगे, तो आपने कैसे निकालना है, लोकेशन इसकी निकालने के लिए n/4 करेंगे तो वो आपको Q1 की लोकेशन देगा, 2n/4 करेंगे तो Q2 की लोकेशन देगा, 3n/4 करेंगे तो आपके पास Q3 की लोकेशन आएगी कि किस क्लास में लाई कर रहा है। उसके बाद जब आपको क्लास आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं L, H, F और C। ठीक है जी, ये आप चीज़ें वैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये डाटा इस तरह से है, इसमें ये बाउंड्रीज गिवन है, ये दरमियान वाली वैल्यूज आपने निकालनी बाउंड्रीज की। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ड्रॉ करनी। अब आपने Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए आपने सबसे पहले Q1 को क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। तो Q1 को लोकेट जब आप करना चाहें तो लोकेट कैसे करेंगे, लोकेट करने के लिए आपके पास आप करेंगे क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास टोटल कितनी आती हैं, 30। सिग्मा एफ इज इक्वल टू n होता है ना, तो 30 आ गई आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर आपने Q1 वैल्यूएट करना है तो Q1 को लोकेट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, रोल नंबर 62 ऑफ CS का 62 रोल नंबर आप बताएंगे। 62 रोल नंबर ऑफ CS। roll number of CS is not here. 76 roll number of CS, 76 roll number CS का। 76 roll number of CS is not here. 88 roll number of CS। हाँ जी बताएं जी, 88 रोल नंबर। Q1 को लोकेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ओवर 4। नंबर ऑफ वैल्यूज ओवर 4, बिल्कुल। Q1 आपने वैल्यू लोकेट करना है तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 30 थी, 30/4 करेंगे तो आपके पास आता है जी 7.5 ऑब्जर्वेशन। 7.5 ऑब्जर्वेशन आपकी इस क्लास में लाई कर रही होगी। ठीक है जी, 6 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ लाई करती हैं, तो 7.5 ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पे लाई करेगी। तो Q1 की जो क्लास होगी वो आपके पास ये सेकंड क्लास होगी। अब आपके पास इसकी लोअर लिमिट भी आप एवेल्युएट कर सकते हैं, आप इसका H भी एवेल्युएट कर सकते हैं, आप C भी एवेल्युएट कर सकते हैं। C क्या होता है, इससे प्रीसीडिंग क्लास की आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और आपके पास F भी एवेल्युएट हो सकता है जो कि 4 है। तो Q1 की केस में आपके पास ये क्लास आ गई और बाकी वैल्यूज आप एवेल्युएट कर सकते हैं। अब आपने Q2 अगर एवेल्युएट करना हो तो उसके लिए फार्मूला होगा 2n/4। 2n/4 करते हैं तो आपके पास क्या आता है जी, 2n/4 यानी 60/4 करते हैं तो 15 आता है। तो 15वीं वैल्यू आपके पास कहाँ लाई कर रही है, ये जो 20 आपके पास आ रहा है, यानी 10 से 20 तक आपके पास इसमें लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्लास आ जाएगी Q2 की। और Q3 की अगर वैल्यूएट करना चाहें तो 3n/4 होता है। 3n/4 करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4, एंड दैट वुड बी इक्वल टू आपके पास वो हो जाता है जी 22.5। तो 22.5 वैल्यू आपके पास कहाँ पे लाई करती है, 22.5 वैल्यू आपके पास इस क्लास में लाई करेगी। तो Q3 की जो क्लास होगी वो आपके पास ये होगी। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लो। ठीक है जी, ये बात थी हमारे पास क्वार्टाइल्स की। अब हम बात करेंगे डिसाइल्स की।
डिसाइल्स में बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ आपका डाटा 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? तो 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास डिसाइल्स जो है वो 10 हिस्सों में डाटा को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले देखा था, उस केस में हमारे पास क्या था, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी ये आपके पास डाटा है, और डाटा की यहाँ पे आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। सेम उसी तरह से डाटा आपने लिखना शुरू किया, अरेंज किया, तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी डाटा की। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डाटा की होगी जी मैक्सिमम वैल्यू। ये आ गई आपके पास दोनों लिमिट्स डाटा की। अब अगर आपने डिसाइल्स को वैल्यूएट करना है, तो डिसाइल्स को वैल्यूएट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि जो आपके डाटा को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ये लेट्स सी अगर आपके पास दरमियान वाला पोर्शन आता है, तो दरमियान वाले पोर्शन में आपके पास यहाँ पे D5 आ जाएगा। इसके बाद ये इस पोर्शन को 1/2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपके पास 4 डिसाइल इस तरफ लाई करेंगे, 4 डिसाइल इस तरफ लाई करें, यानी अगर बात की जाए तो ये आपके पास Q6 होगा, यहाँ पे Q7 होगा, Q8 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Q9 होगा। सेम इस तरह से इस तरफ भी आपके पास क्या होगा, Q4 होगा, यहाँ पे आपके पास Q3 होगा, यहाँ Q2 होगा, सॉरी D2 D मतलब डिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो D आएगा। ये D1 होगा, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, ये आपके पास डिसाइल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये आपके पास D1 है, ये आपके पास सेम इस तरह से D2 है, ये D3 का पोर्शन है, D4, D5, D6, और ये डिसाइल क्या होगा, D7 होगा, ये होगा आपके पास D8, और ये होगा D9। तो कितने डिसाइल होंगे टोटल? अब्दुल मनान बताएंगे जी, CS डिपार्टमेंट से। कितने नंबर ऑफ डिसाइल्स होते हैं? अब्दुल मनान बताएंगे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। He has left the meeting. अवैस मुख्तार बताएंगे जी, नंबर ऑफ डिसाइल्स कितने हो गए फिर? सर 9 है नंबर ऑफ डिसाइल। जी दोबारा बताइएगा। सर 9 नंबर ऑफ डिसाइल्स होंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिसाइल्स होंगे जी 9। ठीक है जी। अब आपने वैल्यूएट ये कैसे करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक सारों को समझ लगी है। डाटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान आपके पास 9 नंबर ऑफ डिसाइल्स होंगे, जो डाटा को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डिसाइल्स में तो बताया कि नंबर ऑफ डिसाइल्स 10 होंगे सर, इधर यानी ग्राफिकली क्यों 9 है सर? इधर 9 ही होते हैं, D9 तक होता है, वो पोर्शन 10 होता है। डाटा का पोर्शन 10 होंगे, कैसे 10 होंगे वो मैं आपको बता दूं। ठीक है सर। सर मतलब ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नंबर ऑफ डिसाइल्स तो 9 है ना जी। ये पहला आपके पास पोर्शन आ गया डाटा का, ये आपके पास आ गया सेकंड पोर्शन, इसके बाद ये थर्ड पोर्शन आ गया, ये फोर्थ पोर्शन आ गया, ये फिफ्थ पोर्शन आ गया आपके पास, ये सिक्स्थ पोर्शन आ गया, ये सेवंथ आ गया, एट्थ आ गया, नाइन्थ पोर्शन, ये 10th पोर्शन आ गया। तो 10 इक्वल हिस्सों में आपको डाटा को कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ डिसाइल्स आपके पास 9 होंगे। ठीक है, दोबारा उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
So deciles are the values in the order statics that divides the data into 10 equal parts. तो हमने देख लिया कि कैसे 10 equal parts में divide करना. These are denoted by D1, D2, D3 up to D9. ठीक है जी. D1 is the value of the order statics that is exceeds 1/10th यानी 1/10th values उससे पहले होंगी, D1 से पहले, और 9/10th values उसके बाद होंगे. सेम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप क्या करते जाएंगे, D2 के लिए आपके पास 2/10 उससे पहले और 8/10 उसके बाद. सेम इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो आपके पास वैल्यूज आते जाएंगे. डिसाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा की अगर बात करें हम तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. टू वैल्यूएट द डिसाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड. ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन. यू हैव टू अरेंज द ऑब्जर्वेशन either in ascending order or in descending order. It depends upon you कि आप किस तरह से उसको अरेंज करते हैं. तो हमने सबसे पहले अगर ये 3.18 एग्जाम्पल को साथ साथ देखते रहें तो हमने क्या किया कि वैल्यूज को कर दिया जी अरेंज. सबसे मिनिमम वैल्यू पहले लिखी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपने बाद में लिखी. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इस केस में आपके पास कितनी है जी, 30 वैल्यूज है. फॉर द mth डिसाइल, mth डिसाइल से मतलब ये है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th डिसाइल. यानी फॉर mth डिसाइल डिटरमाइन द प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है. किस चीज की प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है जी m मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 10. m मल्टीप्लाइड बाय m. m क्या है आपके पास, जौन सा डिसाइल आप एवेल्युएट करना चाह रहे हैं. अगर आप चौथा डिसाइल एवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो m की वैल्यू 4 होगी, और n की वैल्यू आपके पास है वो क्या है 30 है, और डिवाइड आपने किससे करना है 10 से करना है. इफ m डॉट n डिवाइडेड बाय 10 इज नॉट एन इंटीजर, राउंड इट अप. अगर इंटीजर ना हो तो आपने इसको राउंड अप करना होता है, राउंड डाउन नहीं करना होता, आपने राउंड अप करना होता है. एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड वैल्यू. बट इफ m डॉट n इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर हो से k, देन कैलकुलेट द मीन ऑफ kth एंड k प्लस वैल्यूज, k प्लस 1th ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशन. आपने मीन एवेल्युएट करना होता है किसका, k का और k प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का. कैसे, इसको आप अगर देखें तो हमने D7 टू कैलकुलेट D7 we have m is equal to 7 and n is 30 for this case. 7 multiplied by 30 divided by 10, ये आपके पास आ जाता है 21st. यानी 21st वैल्यू और 27th वैल्यू का आपने क्या करना है, मीन ले लेना है. 21st वैल्यू आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो आप बताएं सर. ये m और n जो है ना ऊपर सेकंड पॉइंट में फॉर द mth, ये m डॉट n डिवाइडेड बाय 10, ये m और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. m आप कौन सा डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब सर क्या फाइंड कर रहे हैं, डिसाइल कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं ना. ठीक है सर. और n टोटल नंबर्स, n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है जी, ठीक है सर. आगे समझिए. अब इस एग्जांपल में आपसे D7 और D3 इवैल्यूएट करने का पूछा गया. तो जब आप D7 को इवैल्यूएट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 27. m की वैल्यू क्या होगी, 7 और टोटल नंबर को 7 होगी ना. m की वैल्यू सिर्फ 7 होगी और n की वैल्यू आपके पास होगी 30. m की वैल्यू होगी 7 जब आप D7 को इवैल्यूएट कर रहे हैं. तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10, ये फार्मूला से आपने निकाला तो 21st वैल्यू आ गई. अब 21st वैल्यू जब आपके पास 21st ये डिजिट आता है तो आपने करना क्या है, इसका जो सेकंड पोर्शन ये लिखा हुआ है कि आपके पास से k आ गया, k इस केस में आ गया 21. देन कैलकुलेट द मीन ऑफ kth यानी 21st वैल्यू एंड k प्लस 1 दैट वुड बी 22nd वैल्यू. तो 21st और 22nd वैल्यू का आपने क्या निकाल लेना है, आपने इन दोनों का मीन निकाल लेना होता है. तो आप कैसे निकालेंगे, आपने 21st वैल्यू वैल्यूएट की, वो आपके पास आता है 101. 22nd वैल्यू भी आपके पास 101 है. इन दोनों का मीन निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 101. तो 101 वुड बी योर 7th डिसाइल फॉर दिस अनग्रुप डाटा. अगर D3 की बात करें तो D3 में आपके पास m की वैल्यू हो जाएगी 3. m मल्टीप्लाइड बाय n होता है तो m आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय n. n वुड बी द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो ये 9th वैल्यू आ रही थी. 9th और 10th की आपने मीन निकाल लेनी है. 9th वैल्यू आपके पास आ रही है जी 92 और 10th वैल्यू आ रही है 95. तो 92 और 95 का आप एवरेज यानी मीन निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा. ये है अनग्रुप डाटा का केस.
और ग्रुप डाटा के केस में ये अंदर वाला फार्मूला सिर्फ चेंज हो जाता है। अंदर वाला एक्सक्यूज मी फार्मूले सर, में आप जी जीता है। सर अगर इंटीजर नहीं आया, नॉन इंटीजर नंबर है, फिर भी हम लोग kth एंड k+1 वैल्यू फाइंड करेंगे। जी जी जी, अगर आपके पास से इंटीजर नहीं आता तो आपने राउंड अप करना है उस वैल्यू। ओके सर। ठीक है जी, मतलब अगर आपके पास आ जाता है सर वो तो 9.6 तो आप उसको 10th वैल्यू और 11th वैल्यू के दरमियान लेंगे। ठीक है जी, अगर 8.2 आ जाता है तो यस सर आप क्लियर 9th है। और 10th के दरमियान वैल्यू लेंगे। सही है जी, क्लियर है ये पॉइंट? सर मतलब नेक्स्ट जी टू सर। वैल्यूज ले लेंगे। जी जी, नेक्स्ट टू वैल्यूज लेंगे, उनका मीन एवेलुएट करना है, मीन एवेलुएट करना है। ओके सर। अब अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला जनरल है वो आपके पास वैसे ही रहता है, सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन चेंज हो जाता है, जैसे आपके डिसाइल के केस में चेंज हुआ था। इस केस में आपके पास क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। उस केस में हमारे पास क्या होता था, उस केस में आपके पास डिवाइडेड बाय 4 हो रहा होता था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। m आपका नंबर ऑफ डिसाइल था, आपका आ जाएगा जो भी आप डिसाइल निकालना चाहें, यानी फर्स्ट डिसाइल निकालना चाहेंगे तो m की वैल्यू 1 होगी, अगर आप छठा डिसाइल निकालना चाहें तो आपकी वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू सिग्मा एफ के इक्वल होती है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। अगर आपने लोकेट करना हो तो लोकेट इसमें किस तरह से करते हैं, लाइक द मीडियन वी हैव द फॉर्मूला फॉर लोकेशन ऑफ डिसाइल दैट इज इक्वल टू m डॉट n डिवाइडेड बाय 10 इज यूज्ड टू लोकेट द nth डिसाइल ग्रुप। कैसे, अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में अगर आपने करना क्या है कि आपने लोकेट करना एक्सक्यूज है। मी सर, सर जी ये एग्जांपल से ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिसाइल फाइंड करने के लिए जो है फॉर ग्रुप डाटा फॉर असेंडिंग ऑर्डर, तो ये जो फॉर्मूला ये असेंडिंग ऑर्डर में ही हम यूज करेंगे, मतलब डाटा हमारे पास जो भी होगा हम पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये लिखा जी हुआ है जी, ना दी असेंडिंग डिसाइल फॉर द ग्रुप। तो जी जी, असेंडिंग ऑर्डर। पहले पहले हमें डाटा जिस तरह भी होगा, चाहे डिसेंडिंग में हो या रैंडम हो, हमें पहले असेंडिंग में अरेंज करके फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रुप डाटा के जी जी, केस में। एग्जैक्टली 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 ठीक है ऐसे सर। ही नहीं है, है। जी, ये तो असेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग के लिए भी कोई और फॉर्मूला है या फिर हमने जस्ट असेंडिंग में ही करना है? यूजुअली वैसे डील असेंडिंग में ही करेंगे, अगर डिसेंडिंग का कोई फार्मूला डिफरेंट आएगा तो वो देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये मतलब असेंडिंग में ही हम यूं क्यों करते हैं, मतलब हम तो कैसे भी अरेंज करते हैं क्योंकि मीन फाइंड करना है और मतलब जिस टाइम भी डिसाइड है इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है, चाहे लेफ्ट और राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, मतलब बात तो एक ही हो जाती है, तो फिर ये इस तरह थोड़ा अगर अच्छा, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करें या असेंडिंग में अरेंज करें, लेकिन आपकी जो यूजुअल प्रैक्टिस है ना, जो मतलब जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप डाटा अरेंज करें। इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। कैसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं कि जैसे अगर आप वैल्यूज को दोबारा रीचेक करना चाहें तो आप लोअर वैल्यूज को जब मतलब काउंट करना शुरू करते हैं, लाइक अगर मैं 100 से बैक काउंट करना शुरू करूं तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 100, 99, 98, 97 इस तरह से काउंट करूं मेरे पास गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं जी 1 जी 2 सर आ 3 गई 4 समझ, 5 से, सर आ हाँ जी, गई। तो इसमें गलती आ होने के गया। चांसेस कम होते हैं। ठीक है जी, तो m डॉट एन यानी आपके पास एग्जांपल वही है 3.7 जो एग्जांपल है ये वाली। इसमें अगर आपने फाइंड आउट करना है, हमने फर्ज करें जी, हम कहते हैं जी हमने डिसाइल फाइंड आउट करना है, तो m आपके पास 3 आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 30 आ गई। m मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाता है। तो 9th वैल्यू आपके पास कहाँ पे लाई कर रही है, इस वाली क्लास में। तो ये आपके पास ये क्लास आ गई, बाकी फार्मूला की चीज़ें आप इससे एवेलुएट कर सकते हैं। इसका एल पी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एच पी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और इससे प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो जो आपसे पूछा हुआ जॉन सा डिसाइल वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस केस में, आप ग्रुप डाटा के केस में। ठीक है जी, अब अगर परसेंटाइल की बात करें तो डिसाइल जिस तरह से हमने फाइंड आउट किए हैं सेम इसी तरह से परसेंटाइल फाइंड आउट होते हैं। सिर्फ वहां पे यहाँ पे आपका रेफरेंस था 10, परसेंटाइल के केस में आपका रेफरेंस हो जाता है 100, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम। लाइक अगर इसी की बात करें, हमने P10 ये डाटा आपके पास गिवन है, हमने 10th परसेंटाइल उसकी वैल्यूएट करनी है।
10th परसेंटाइल एवेल्यूएट करने के लिए m आपके पास आ गया 10, n आ गया आपके पास 30 और डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की आप मीन ले लेंगे। थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास आ रही है 88 और 89, इन दोनों का मीन लेंगे तो P10 आ जाएगा। P95 अगर एवेल्यूएट करना चाहें तो P95 के लिए 95 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 28.5 आ जाता है। 29th ऑब्जर्वेशन, अच्छा जब आपके पास इंटीजर नहीं आ रहा तो आपने राउंड अप किया तो अगली वैल्यू को ले लेना है, आपने उसमें मीन फाइंड आउट नहीं करना। जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा अगली दो वैल्यूज का, वैसा नहीं है, आपने सिर्फ अगली वैल्यू को जो है वो एवेल्यूएट कर लेना है, डिसाइल के केस में भी और परसेंटाइल के केस में। जैसे इस केस में 28.5 आता है, ये इंटीजर नहीं है, तो आपने 29th वैल्यू को ट्रीट करना है किसके तौर पे, P95 यानी 95th परसेंटाइल के तौर पे। इसमें जस्ट नेक्स्ट वन ले लेनी है, उसमें दो ली थी। नहीं, डिसाइल में भी आपने अगर आपके पास इंटीजर मतलब इंटीजर ना आ रहा हो, पॉइंट में कोई आंसर आ रहा है तो आपने अगली वैल्यू ले लेनी है बस। ओके सर। डिसाइल और परसेंटाइल दोनों के केस में। परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा के केस में आपके पास m.n डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। m.n डिवाइडेड बाय 100 आपको लोकेशन भी देता है परसेंटाइल की, अगर आप जोन सा परसेंटाइल एवेल्यूएट करना चाहें उसकी लोकेशन आपके पास इस तरह से निकलती है, बाकी वैल्यूज आप उसकी एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था परसेंटाइल यानी क्वांटाइल्स का केस था, जिसमें हमने क्वार्टाइल्स को पढ़ा, डिसाइल्स को पढ़ा और परसेंटाइल्स को पढ़ा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो हमारा मॉड होगा और उसके बाद इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको दे दी जाएंगी। असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवानी होंगी और क्विज होगा उससे नेक्स्ट वीक। ओके सर।